यूपीएससी एग्जाम, ये एग्जाम इतना प्रेस्टिजियस, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? तो सर, मैं यही सवाल आपसे सबसे पहले करना चाहूंगा। आप इस सर्विस में रहे हैं, 36 ईयर्स रहे हैं। आप हमें बताइए, एस्पिरेंट्स को बताइए कि व्हाई इज दिस सर्विस सो इम्पोर्टेंट एंड सो प्रेस्टिजियस? सर्विसेज, सिविल सर्विसेज यूनिक। पहला, सिविल सर्विसेज एक बहुत यंग एज पर 25 साल की उम्र के आसपास आपको हाईली रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में ऑक्युपाई करने की अपॉर्चुनिटी देती है। तो यू गेट टू ऑक्युपाई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन एट ए वेरी यंग एज एंड दे आर लीडरशिप। वो किसी और सर्विस में आपको नहीं मिलता। यू बिकम कलेक्टर, यू कमांड ए डिस्ट्रिक्ट, यू बिकम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर आप उसके बाद सेक्रेटरी बनते हैं। पूरा प्लानिंग प्रोसेस जो होता है, पॉलिसी प्लानिंग, वो आपके हाथों से गुजरता है। राइट फ्रॉम द डे पॉलिसी प्लानिंग का जो पूरी एक्सरसाइज है, उसमें है finding out the problem identification of the people, then formulating the policy, then implementing the policy and seeing the result. तो ये एक लैबोरेटरी की तरह होता है कि जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको रिजल्ट। दूसरी चीज जो एडवांटेज है, एक्सपोजर। देखिए, मैं 35 साल की सर्विस में मैंने लगभग 25 डिपार्टमेंट देखे, शायद इससे भी ज्यादा देखे। और ये अंग्रेजी में अगर आप अल्फाबेट गिन लीजिए, ए टू जेड जो है 26 अल्फाबेट, लगभग हर अल्फाबेट के नाम से एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मिलेगी। ए से एग्रीकल्चर मिलेगी, एफ से फॉरेस्ट मिलेगी, टी से ट्रांसपोर्ट मिलेगी, डब्ल्यू से वाइल्ड लाइफ मिलेगी, ई से एनवायरमेंट मिलेगी। तो हर अल्फाबेट का एक्सपीरियंस आपको जो है मिनिस्ट्री का मिलेगा। ये एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री का किसी और सर्विस में नहीं मिलता है। तो ये जो एक्सपोजर है आपको, यू विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ गुड टू अदर्स। अल्टीमेटली हम लोग क्या चाहते हैं कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। तो ये जो एक्सपोजर है। थर्ड थिंग, it gives you an opportunity to be creative and innovative. So you can do lot of new things. You can pick up the people from downtrodden people, जो गरीब तबके के लोग हैं, कुछ नई स्कीम कर लीजिए। जैसे आपने ई गवर्नेंस यूज कर लिया, ट्रांसपोर्ट में आपने काम कर लिया, स्वच्छता अभियान में काम कर लिया। तो एक क्रिएटिव और इनोवेटिव अप्रोच आपको मिलती है जो कि कहीं और नहीं। और इसके अलावा रिकॉग्निशन और फेम बहुत मिलता है। प्रधानमंत्री खुद जो है ऐसे सिविल सर्वेंट्स को अवार्ड देते हैं जब वो सिविल सर्विसेज में। और लास्टली, इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यू नो, at the when you end your career after 35, and you can go as high as cabinet secretary. तो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका आपको शायद और ये यूनिक। आई थिंक सर, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेट कीजिए। दे ऑफन आस्क अस टू मोटिवेट देम। इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। आप एक ब्यूरोक्रेट की ट्रेजेक्टरी देखिए, करियर प्रोग्रेशन देखेंगे, तो भारत में अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आप इसको देख लीजिए जब भी आप डीमोटिवेट फील करते हो, एंड यू कैन ऑलवेज लुक अप टू ग्रेट ब्यूरोक्रेट्स सच एज सर हिमसेल्फ। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सर, अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चलता है। बहुत एस्पिरेंट्स से सोचते हैं कि हम प्रीलिम्स के लिए अलग क्या पढ़ें, मेंस के लिए क्या अलग पढ़ें, और इंटरव्यू के लिए क्या करना है। तो आपके अनुसार क्या अप्रोच रहनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए? इज इट टुगेदर विद मेंस, तैयारी साथ में करनी है, अलग करना है, क्या अप्रोच रहना चाहिए? जी मिस्टर राठौर, मेरा ये मानना है कि सिविल सर्विसेज के लिए आपको एक तपस्या करनी, और मन वचन कर्म से आपको पूरी तपस्या करनी है। 1 साल आपको अपने जीवन की इसकी तैयारी में लगानी, और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी आप जो है उसमें एंजॉय कर सकते। 1 साल मेहनत कर लीजिए, सिविल सर्विसेज क्रैक कर लीजिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अल्टीमेटली नॉलेज वही है, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए, आप स्टार्ट जो करें, अपने नोट्स बनाए, वो ये सोच के बनाए कि ये मुझे प्रीलिम्स में भी सहायक होंगे, मेंस में भी होंगे, और अल्टीमेटली इंटरव्यू। और इसके लिए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आजकल का समय है इंटरनेट का। जब हम लोगों ने आईएएस क्रैक किया था, वो इंटरनेट, सब कुछ मैनुअली हम लोग पढ़ते थे, हार्ड बाउंड बुक से पढ़ते। मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि आपने जो तैयारी करनी है, चाहे प्रीलिम्स की चाहे मेंस की, सबसे पहले अपना समय लगाइए। जितनी किताबें आपको अच्छी प्रामाणिक किताबें तो वो मिल सकती है उस सब्जेक्ट में, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें लीजिए और उनसे फिर उनको कंडेंस करके, कंसाइज करके नोट्स। प्रीलिम्स के अंदर बस इतना ही फर्क है कि प्रीलिम्स के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाते हैं, मेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। प्रीलिम्स के अंदर मार्किंग का सिलसिला थोड़ा डिफरेंट है,
उसमें कट ऑफ दी हुई है। और ये मान के चलिए मैं आपसे बड़े आग्रह के साथ कहना चाहूंगा, प्रीलिम्स सबसे ज्यादा डाइसी पेपर, मेंस और इंटरव्यू उतने ज्यादा नहीं। तो प्रीलिम्स को कट ऑफ को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको एक्सेप्शनल मेहनत करनी पड़ेगी और नोट्स बनाकर ही मेहनत करिए, लिख कर याद करिए। कभी भी रट्टा लगाने से नहीं होता है। जो भी चीज आपने समझनी है पहले नोट्स बनाइए, फिर नोट्स को लिख लिख कर एक बार में, दो बार में, दर्जन बार लिख कर याद कीजिए। और चाहे वो मल्टीपल क्वेश्चन हो, अब जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है, हर एक के अंदर एक बात जरूर ध्यान रखिए, प्रामाणिकता जो है सोर्स की। जो सोर्स जहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आज इंटरनेट पर न जाने कितनी फेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। केवल कंसल्ट कीजिए स्टैंडर्ड बुक्स को, स्टैंडर्ड ऑथर, ऑफिशियल वेबसाइट। अब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट ले लीजिए, नीति आयोग की ले लीजिए, बजट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़िए, और जो सब्जेक्ट पर है उस पर एनसीईआरटी पढ़िए, इंडिया की ईयर बुक पढ़िए, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़िए, योजना मैगजीन पढ़िए। ये सब सोर्सेज जो है ये इंफॉर्मेशन गलत नहीं देगी। और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं उनके बारे में खास तौर पर जानना चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस के अंदर ये जरूर आए। इसी प्रकार से पॉलिटी हुआ या दूसरे सब्जेक्ट में केवल वो चीज कंसल्ट करिए जो कि स्टैंडर्ड हो, ना फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर ना हो, रन ऑफ द मिल ना हो, क्योंकि वो बहुत किताबें हैं, जिसको देखो वो किताब लिखने को तैयार हो गया। और ऐसा मत, केवल अच्छे से। ओके, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि सही और सटीक सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि आप मिसगाइड ना हो जाए। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ सोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, प्रिंट, एवरीथिंग। तो टू फाइंड योर परफेक्ट पाथ आपको हमेशा क्लैरिटी चाहिए, कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रीलिम्स ऑफ पास्ट 5 इयर्स, तो ये एग्जाम एक रिंग ऑफ फायर बनता जा रहा है। एस्पिरेंट्स के बीच में भी ये धारणा है, और मैं भी इससे कहीं ना कहीं सहमत हूं, दैट दिस इज अ रिंग ऑफ फायर। ये वो जलता हुआ आग का रिंग है जिसमें आप देखते हैं सर्कस में अक्सर लोग कूद कर कोई करतब करते हैं। तो ये वो पहली रिंग है जिसमें से आपको क्रॉस करके जाना है, तभी आप नेक्स्ट पड़ाव पर, मेंस पर, इंटरव्यू पर जा सकते हैं। तो सर ये एग्जाम इतना टफ क्यों हो रहा है, प्रीलिम्स इतना कठिन क्यों होता जा रहा है आपके अनुसार? देखिए राठौर जी, सबसे पहले तो ये बताऊं कि इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कंपीटिंग अगेंस्ट अदर्स। इट इज ए ह्यूज कंपटीशन। एक दूसरे के साथ दौड़ रहे हैं, आपको दूसरों से आगे निकलना है। 10 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं और अल्टीमेटली मेंस में कितने लोग पहुंचते हैं। तो इसको कठिन बनाया गया केवल इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अल्टीमेट ब्रिलियंट माइंड्स हैं वही निकल कर पाए और वही मेंस में जाए। तो ये एक्सक्लूजन एट वेरियस लेवल्स, और यही कारण है कि कठिन पेपर होता है प्रीलिम्स का। और कितनी भी आप मेहनत कर लीजिए, आप ये नहीं अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख सकते कि आपको सारी न्यूज पता होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे कोई आप अप्लायंस खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका मैनुअल पढ़ते हैं। तो आपने प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले पिछले सालों के पेपर्स पढ़ने में, जैसा आपने सही कहा, पैटर्न बदलता रहता है। कभी किसी टॉपिक को ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं, कभी ज्योग्राफी हो गया, कभी गवर्नेंस हो गया, कभी आपका पॉलिटी हो गया। तो ये बदलता रहता है, जिसके बारे में कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता। तो आपको समान रूप से सभी की तैयारी करनी। और इसीलिए मैंने कहा कि दो नाव में पैर एक तो मत रखिए। आप सर्विस भी करें और तैयारी भी करें, ये मुश्किल था। इसमें ना आप उधर ध्यान दे पाएंगे, ना आप इधर। आप तैयारी कीजिए एक्सक्लूसिव। 1 साल अपने जीवन का अपने कमरे के अंदर बैठ जाइए, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रख लीजिए, मोबाइल फोन दिन में केवल 2 बार देखिए, 2 या 3 बार, और एक टेबल लैंप और एक कुर्सी के ऊपर बैठकर अपने कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके सिर्फ पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए। और सब्जेक्ट वाइज जब आपके नोट्स बन जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपके पास वहां पर जवाब देने के समय नष्ट नहीं होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो ऑफ कोर्स ये भी ध्यान रखना है कि गलत ना हो जाए, क्योंकि गलत होने का दूसरे परिणाम होगा। तो इसलिए आप जब नोट्स बना लेंगे, 2-3 महीने में नोट्स बनाएंगे, और उसके बाद ही आप अपने, और अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप प्रीलिम्स जरूर किए। ओके सर, जस्ट टू पॉज दिस कन्वर्सेशन फॉर अ सेकंड, काफी सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है।
I just want to check for a second that what seems to be the issue, whether it is clear or not. Just give me one minute, sir. Yeah, the voice is fine now. I think earlier there must be some issue क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. तो आई थिंक नाउ इट इज वर्किंग फाइन सर. सॉरी फॉर द स्मॉल इंटरप्शन. काफी सारे कमेंट्स थे हमारे लर्नर्स के कि आप लोगों की वॉइस क्लियर नहीं है. सो कंटिन्यूइंग द डिस्कशन दैट वी वर ऑन अर्लियर. इससे पहले एक बात और बता दूं कि आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं प्रीलिम से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है. प्रीलिम स्पेसिफिक हम बात करना चाहेंगे आज यहाँ पर, नॉट रिगार्डिंग मेंस एंड इंटरव्यू. तो प्रीलिम से संबंधित कोई भी आपको डाउट्स है प्लीज कमेंट्स में टाइप कीजिए. वी विल आंसर देम आफ्टर फ्यू मिनट्स. हम पहले कुछ डिस्कशंस कर लें, उसके बाद आपके क्वेश्चंस को भी टेकअप करेंगे. तो नेक्स्ट जो पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है प्रीलिम्स की कट ऑफ. तो अगर आप पिछले 5 सालों का प्रीलिम्स का कट ऑफ देखें, then it has been somewhere in the 90s out of 200. तो 2017 में 105 था, उसके बाद से 98, then 92.5 and even the last year's prelims expectation यही है कि 97, 98 के आसपास कट ऑफ रही होगी. तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कट ऑफ 50% मार्क से या तो थोड़ा सा नीचे है या समवेयर अराउंड दैट मार्क है. अब ये एग्जाम की जरूरत बन चुकी है क्योंकि एग्जाम टफ करना जरूरी है. बहुत सारे लोग हैं एस्पिरेंट्स, 6 लाख तक लोग एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं इस एग्जाम में एंड दे हैव टू सिलेक्ट जस्ट 20,000. अब 20,000 लोगों को 6 लाख में से सिलेक्ट करने के लिए एक बेंचमार्क जरूरी है. तो एग्जाम टफ होगा लेकिन आपको भी उसके अनुसार अपने आप को टफ बनाना है. यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशन सो स्ट्रांग कि आपकी तैयारी उस 50% मार्क को क्रॉस कर जाए. तो सर आई थिंक आपने तो बात कही थी कि दे वांट टू सिलेक्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल. ऑफ कोर्स दे वांट टू सिलेक्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस आपको इस एग्जाम में प्रीलिम्स में पार नहीं करवाएगी. आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. और यहाँ पर मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता रहती है. तो देखिए आप मॉक टेस्ट दीजिए जितने हो सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स कीजिए, प्रिपेयर द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. पास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद मूव ऑन टू द टेस्ट सीरीज. कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी की भी टेस्ट सीरीज है एंड हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल 27 मार्च को हम यूसीएससी लेकर आ रहे हैं, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप. इस चैंपियनशिप की डिटेल्स आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएंगी. ये चैंपियनशिप क्या है? ये पूरे भारत के एस्पिरेंट्स का एक महासमर है. यहाँ पर देश के सारे बेस्ट एस्पिरेंट्स जो है वो अपीयर करेंगे. हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें लाखों की संख्या में लोग अपीयर होते हैं. तो वो आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक स्कोर आपका बताता है और रियलिस्टिक पोजीशन इंडिया में आपकी क्या है वो आपको बताएगा. देखिए जितने बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं उसका फायदा यही है कि आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक और बेहतर पता चलेगी. तो अगर आपको पता चलता है कि यहाँ पर आप टॉप 5,000 10,000 स्टूडेंट्स में है, देन यू शुड बी वर्किंग हार्डर. अगर आप बहुत पीछे हैं देन बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है. तो चैंपियनशिप में हिस्सा जरूर लो. और देखो वैसे ये बेनिफिट थोड़े मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं कि आपको प्राइजेस मिलेंगे. देयर आर many Amazon vouchers, there are tablets and mobiles and laptops to be won. Of course वो important है, लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए कि यूपीएससी में अच्छी रैंक और प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर. इस लक्ष्य के साथ आप चैंपियनशिप में हिस्सा लें. हाँ बाकी मैकबुक वगैरह आपको मिल ही जाएगा अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं. तो वो सारी डिटेल्स आपको हमारे लिंक पर मिल जाएंगी. सो डू क्लिक ऑन दैट इन द कमेंट सेक्शन और द डिस्क्रिप्शन. सो सर आपको क्या लगता है कि क्या यूपीएससी आने वाले सालों में इस कट ऑफ को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी? विल दे मेक द पेपर अ बिट इजियर और विल दे ब्रिंग इट डाउन फर्दर? देखिए मुझे पहली बात तो ये लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है पिछले सालों में बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं एडवर्टाइज होती थी, पर अब जो हालात हो गए हैं देश के अंदर, ऑफिसर्स की बहुत कमी हो गई. सेंट्रल डेपुटेशन पर देख लीजिए आप, आईएएस ऑफिसर्स मिल ही नहीं रहे हैं. तो आई थिंक नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ेगी और ये जो कट ऑफ वैल्यू है इसके भी इम्प्रूव करने की चांसेस. मुझे याद है इंटरव्यू के समय में, हम लोग के समय में जब इंटरव्यू के मैक्सिमम मार्क्स मिलते थे वो शायद 50% से ज्यादा कभी नहीं मिलते थे. अब आ गया है कि 75% तक मार्क्स. मैं खुद जो है बोर्ड पर बैठता हूँ एंड जो आउटस्टैंडिंग होते तो 75% तक हम लोगों ने दिया. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. कट ऑफ के इंप्रूव करने के चांसेस है, वैकेंसीज के नंबर भी इंप्रूव करने के चांसेस है. और आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स. तो यू हैव टू राइट एज क्विकली एज पॉसिबल. और राइटिंग के लिए जैसा मैंने कहा कि हमेशा ये आवश्यक है कि आप लिख कर याद करें.
लिखते रहिए, जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्वेश्चन फिर वहां पर आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएगा, उसका आंसर वहां पर आपको करने में देर नहीं लगी। तो रिवाइज रिवाइज रिवाइज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और एक बात और ध्यान रखें कि आपकी हो सकता है कि सुबह उठ के पढ़ने की आदत हो या लेट रात को पढ़ने की आदत हो, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी, डिलीवरी, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी उस समय होनी चाहिए जिस समय एग्जाम एक्चुअली आप जाके देंगे। तो वो चाहे 9 से 12 हो या 2 से 5 हो, उस समय की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कर सकें, क्योंकि समय कम है, कंपीट करना है, एक दूसरे से आगे बढ़ना है। और बुक्स के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में मैं जरूर कहूंगा आपसे कि चयन करते समय बहुत ध्यान रखें। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को आप कंसल्ट करें, स्टैंडर्ड उनके कंडेंस करके, कंसाइज करके नोट्स बनाएं और नोट्स को लिख लिख कर जाएं। अपने संग एक नोटबुक रखने की आदत डाल। हम लोग मोबाइल फोन पर अब सब कुछ करने लगे। आज भी मैं मानता हूं, एक नोटबुक और पेन लेकर जेब में चलेंगे, कहीं कुछ आपको नई इंफॉर्मेशन मिली, किसी ने कहा, क्योंकि तो इस एग्जाम में कंसल्टेशन भी बहुत जरूरी, कंसल्टेशन विद फैकल्टी, विद सीनियर मेंबर्स हु हैव अपीयर्ड। तो कंसल्टेट करते समय उस समय आप नोट करके कागज पर लिख, ताकि इस बात को करें। और दूसरी बात, कभी पोस्टपोन मत कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। जो चीज आपको ये करनी है आज अभी इसी वक्त करिए, ये मत सोचिए कि मैं 2 दिन बाद इसको आराम से करूँ। तो ये जब आपका पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, तैयार करने का तरीका जब इस प्रकार का हो जाएगा, तभी आप जो है अप टू डेट हो पाएंगे और रियल टाइम बेसिस। और एक आप कुछ कहना चाह रहे थे? Just to emphasize your point, I was wanting to show this pen and paper that I have in my hand right now. तो जो आपने बात कही कि चाहे कितना भी मोबाइल यूज कर ले, तो हम भी जो यहाँ बात कर रहे हैं, तो I have a flow कि हमें किस किस बारे में बात करनी है, तो वो मैं लिख के रखता हूँ। तो even if I am a teacher, sir is a retired bureaucrat, we all have this habit कि हम अपने हाथ में एक पेन और पास में एक नोटबुक या डायरी, whatever, we always keep that. So I think it's a very good habit to have, despite using the electric notes. Even I use them. Digital note making is very important. आपकी जेब में मोबाइल रहता है, but still the importance of writing down things cannot be disregarded. It is very 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 important. मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अपने रात को सोते समय अपने बेड के साइड पर भी वो नोटबुक रखिए पेन के साथ। रात को कभी कभी आप उठते हैं तो आपको अचानक कोई नई बात याद आती है या सोचते कल इसकी तैयारी करनी, वहां पर उसको लिख लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल के बारे में मैं कहूंगा, और ये मैं हमेशा हैबिट रखता था, कि एक तो ये कि आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचिए। एक दिन पहले जाकर एग्जामिनेशन हॉल में अपना कमरा चेक करके आइए, आपकी टेबल है वो कहीं हिलती तो नहीं है। यू मस्ट मेक दीज आर एलिमेंट्री थिंग्स क्योंकि आपको करनी चाहिए। वहां उस समय बैठकर एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है, और आपको जो समय दिया उसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट आपका निकलना चाहिए। So this again is important, and besides that, I want to say one more thing. The current affairs is becoming very very important in all the 3 levels, the prelims, mains, and other interview. तो करंट अफेयर्स के लिए सुबह 1 घंटा कम से कम अखबार पढ़ने की आदत डालें। और मैं हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस 2 को जरूर रेकमेंड करता हूं। अगर इसके अलावा और ज्यादा पढ़ सकते हैं अच्छी बात है। और अखबारों की कटिंग्स निकालकर एक कागज पर चिपकाकर उसको फाइल में रखना शुरू कर। 1 साल की जितनी कटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन हो, उसको लिखना शुरू कर। तो ये इससे फायदा होगा, कभी भी आपने कोई इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप देख सकते हैं। सर, रिगार्डिंग दी few aspects of prelims, जैसे आपने बताया कि सुबह तैयारी करें, सुबह अपने बॉडी को यूज टू करें कि आप सुबह जल्दी उठकर एग्जाम लिख सकें। Are there any more tips that you would like to give to the aspirants regarding the exam process? वहां जाना, जैसे जल्दी जाने के बारे में आपने बताया, एग्जाम सेंटर चेक कर लिया। Anything else that you would like to add to that? Well, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे याद है कि मैं जब स्विमिंग सीखता था तो जो आइडेंटिटी कार्ड होता था उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी रहती थी और वो सारे लेटर एस होते थे। तो एस से क्या था? सिंसियर सिस्टमैटिक स्विमिंग सिक्योर्स श्योर सक्सेस। Now I was really amazed by that thing. Similarly, I would like to see that there are many C involved in this. So you have to be creative. That means, particularly mains की बात कर रहा हूँ. I'm not talking of prelims. You have to write more than what others are writing. So it is a competition. So creativity, content, again C, you have to prepare or get the content from different sources, different books. So you have to collect that and be concise. And be very cautious and careful in selecting the right sources. खराब किताब, गलत किताब मत कर लीजिएगा। बाकी कंप्यूटर्स और कनेक्टिविटी आपके पास होगी ही,
You have to keep a very very good connectivity and prepare a calendar. तैयारी करते समय एग्जाम की, आप अगर वॉलीबॉल के एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, टीवी देखने का पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, एक साल के लिए आप उसको दूर करें और तब आप तैयारी करिए। और अपना जो चेहरा है वो आप दीवार की तरफ रखिए। जो टेबल होती है, टेबल आपका दरवाजे की तरफ नहीं होना, आपका मुंह जो है दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। Keep your back to the door. My daughter is herself a civil service and she left her private company. तो 3 महीने काम किया, she is a BTech and then she said no I will appear for civil service. रिजाइन किया, कमरे में बैठ गई। 1 साल तक मैंने सिर्फ उसकी पीठ देखी, कभी उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि जब भी कमरे में घुसता था तो उसका चेहरा जो था दीवार की तरफ होता था। दिस इज हाउ शी यूज्ड टू प्रिपेयर। और मैं यही आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा डिसिप्लिन इसके अंदर रख लीजिए और आप देखिएगा कि यू विल बी एबल टू डेफिनेटली क्रैक द एग्जामिनेशन। एंड दीज आर सम ऑफ द सिंपल टिप्स। वन मोर थिंग, डोंट फॉल इनटू एनी कंट्रोवर्सी। 1 साल के दौरान में कहीं आप ड्राइविंग में कहीं आप ना कोई ऐसा क्राइम हो जाए कि आपका नाम जो है पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाए। दीज आर थिंग्स आई एम टेलिंग यू, बिकॉज कोई भी सर्विस में जब आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे तो योर प्री पुलिस वेरिफिकेशन विल बी डन and therefore these will be unnecessarily problem for you. So remain out of controversy. Consult people who know more than you rather than less than you. अपने से ज्यादा जानकारी रखने वालों से मिले, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो, चाहे आपके सीनियर्स हो जिन्होंने क्रैक किया हो, तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और 3 चीजों का याद रखिएगा, KSA इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव, have confidence, remain calm and composed, and make sure that you think on these lines that you will crack it. And you know that book, Secret always talks about it, कि अगर आपको passion है कोई चीज complete करने का, then start thinking about it in such a way, so nature is going to ultimately conspire with you and you will definitely crack it. So thank you for those lovely insights. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बस इसमें स्टूडेंट्स के लिए। आप रिवीजन का टाइम टेबल जरूर बनाइए। जो लास्ट के अब 2.5 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के पहले, एग्जैक्टली 2.5 मंथ्स हैं आज से, तो उसका टाइम टेबल आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप कितने दिन इस सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, कितने दिन ये सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। प्रॉपर टाइम टेबल, 7 days टू दिस सब्जेक्ट, 8 days टू दिस वन। जो आपको कमजोर है आपका उसको ज्यादा दिन दीजिए, जो अच्छे से आता है उसे कम दिन दीजिए। इट शुड बी वेरी कस्टमाइज्ड, हाईली कस्टमाइज्ड, आपके अनुसार बना हुआ पर्सनल टाइम टेबल आपके लिए जरूरी है। किसी और के टाइम टेबल पे मत चलिए। अगर खुद नहीं बना सकते तो फिर आप अपनी टेस्ट सीरीज के टाइम टेबल के अनुसार चलिए। मान लीजिए आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर जो सिलेबस का पार्ट आपसे पूछा जा रहा है टेस्ट में, लेट्स से कि संडे को जो टेस्ट है उसमें आपसे ज्योग्राफी और आईआर पूछा जा रहा है, तो फिर आप ज्योग्राफी और आईआर को इस हफ्ते पढ़िए। मेक श्योर दैट योर टाइम टेबल इज वेरी मच अलाइन्ड विद योर टेस्ट सीरीज टाइम टेबल। उससे आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपका रिविजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। ओके, and if you can make your own timetable, of course that is the best thing, but do make a timetable. If you cannot make yourself, then follow the test series. तो बस रिवीजन करते रहिए एंड आई थिंक आप प्रीलिम्स क्रैक कर ही लेंगे। फाइनली सर कुछ क्वेश्चंस हैं लर्नर्स के, डाउट्स जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज और मैं बीच में कहना चाहूंगा, एक मैपिंग जो है ना, इसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। मैपिंग जरूर जो है आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैपिंग समय पर आप अच्छी तरह से कर सके, चाहे वो इंडियन कंटेक्स्ट में हो चाहे इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में हो, बिकॉज ये कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है मैपिंग के ऊपर आते हैं। और इसके अलावा आपने बहुत अच्छी बात करी टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज आपको जो है आपको प्रैक्टिस करने का एक मौका देती है टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो टेस्ट सीरीज के लिए जब आपने तैयारी करनी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो प्रिपरेशन होती है, मेरा अपना ही मानना है कि प्रिपरेशन में सभी चीजों को साथ लेकर चलिए। ऐसा मत कीजिए कि पहले आपने 1 महीने में एक सब्जेक्ट तैयार किया, दूसरे सब्जेक्ट में दूसरा किया, सबको साथ चलिए। एक तो आप सारे चलेंगे तो आपको कोई बोरियत नहीं होगी, हर चीज की वैरायटी मिलेगी। आजकल ना कैफेटेरिया अप्रोच होती है, a little of this, a little of that, a little of that. Don't prepare only one particular subject. And again, as I said, at the cost of repetition, the current affairs is a very, very important thing which will help you in all the fields. Regarding current affairs, अभिषेक का कुछ डाउट है कि आपके करंट अफेयर्स काफी हैं क्या? बिल्कुल, यूपीएससी के लिए पाथफाइंडर पे जो आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, दे आर गुड इनफ। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा क्रैश कोर्स जो है वो भी अब स्टार्ट हो रहा है। उस क्रैश कोर्स में भी आपको सारे करंट अफेयर्स 1 ईयर के करंट अफेयर्स रिवाइज करवा दिए जाएंगे। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि लास्ट ईयर का क्रैश कोर्स भी देखो, क्योंकि यूपीएससी में लगभग 2 साल के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। ओके, आशुतोष का क्वेश्चन है कि इज इट एडवाइसेबल टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी अलोंगसाइड कॉलेज? इफ यस, हाउ टू मैनेज बोथ कॉलेज एंड यूपीएससी प्रिपरेशन?
सर आई वुड लाइक टू आंसर दिस। देखिए, कॉलेज के साथ प्रिपेयर आप कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि कॉलेज के अलावा आपको कम से कम 5 घंटे का टाइम मिले। मुझे लगता है कि यूपीएससी 4 से 5 घंटे मिनिमम, इट डिमांड्स मिनिमम ऑफ 4 to 5 आवर्स। तो कॉलेज अगर आपका ऐसा है कि आपको 3-4 घंटे में सब क्लासेस वगैरह हो जाती हैं, आप अपना काम भी कर लेते हैं, then it is fine. But if you are working, if you are going to college in a professional degree, let's say you're a doctor, engineer, architecture, या कोई भी और कोर्स है, not just these courses, but any other course where the curriculum is designed in such a way कि आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने कॉलेज को, then कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपका कॉलेज ही आपका 9 to 6 PM का समय ले रहा है, सुबह 9 AM to 6 PM अगर आप कॉलेज में एंगेज हैं, तो फिर काफी मुश्किल है आपके लिए समय निकालना। फिर भी निकाल सकते हैं, बट देन यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर सोशल लाइफ, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, बाहर जाना, आउटिंग्स, ये सब आपको रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप अपने जीवन में वो सैक्रिफाइस करने के लिए एट द एज ऑफ 19 to 22 तैयार हैं, तो फिर कीजिए। और अगर नहीं तैयार है, तो फिर अपने कॉलेज को अच्छे से जिए, सोशल लाइफ को आप अपना फॉलो करें, and after that give 1 year completely to UPSC preparation. That is my recommendation to everyone. लेकिन ये जो 1 साल कॉलेज के बाद वाला होता है, ये सभी के पास अवेलेबल नहीं है। इफ यू बिलोंग टू सच अ फैमिली जहां पर आपके परिवार वाले शायद आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे आफ्टर योर कॉलेज, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अलोंग विद कॉलेज, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू इन दीज डेज। क्योंकि आजकल ट्रेंड यही है कि सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इन कॉलेज, तो थोड़ा सा आप एज लूज करेंगे, क्योंकि अब ट्रेंड ऐसा हो चुका है कि छात्र इतनी जल्दी अवेयर हो रहे हैं यूपीएससी के बारे में, they are starting to prepare at the age of 19, 20 during their first or second year of college. तो वो एक अच्छा समय है, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं मेरे अनुसार, बट डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ योर कॉलेज एजुकेशन। अगर कॉलेज एजुकेशन सफर कर रही है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इन द लॉन्ग रन आपका कॉलेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Then we have another question from Jayati. I write a lot, but how to make my mind for revising them? जयती, कैन यू बी मोर स्पेसिफिक? आप क्या लिखती हैं? आप आंसर्स को प्रैक्टिस कर रही हैं, आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को लिख रहे हैं मेंस में, या फिर आप नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं? थोड़ा सा आप हमें बताइए। हाउ टू इग्नोर अ पर्सनल प्रॉब्लम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? सर, आई थिंक यू आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड टू आंसर दैट वन। हाउ टू इग्नोर पर्सनल इश्यूज एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस? Yeah, so one thing which I would say that whenever you are tense, you are having any personal problems, पहली बात तो ये कि जब आप पढ़ने बैठे, उससे पहले जो जो काम आपको याद आते हैं पहले उनको कर दीजिए, उसके बाद बैठिए, तभी पॉसिबल होगा। अदरवाइज बीच बीच में अगर आप उठ के जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। पर्सनल प्रॉब्लम होती है, हर एक के अंदर होती है, परंतु जो आप यू कैन टेक केयर ऑफ दोज प्रॉब्लम, देन आफ्टर दैट ओनली यू सिट फॉर द एग्जाम। एंड 2-3 चीजें मैं हमेशा कहूंगा। एक तो जब भी आपको मन में टेंशन हो, टेक 3 लॉन्ग ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स, दैट ब्रिंग्स डाउन your problems, and you become more confident, और nervousness कम हो जाती है। Take a glass of water. Now these are things you may think that is a very mundane thing, but believe me, for interviews also, the nervousness comes down if you take long breaths and deep water, and solve your problems before you sit for anything. And you can talk to your parents and tell them कि सर, पिताजी माताजी को कि 1 साल के लिए आप जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर दें, ब्रदर हो तो उसको दे दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए। क्योंकि अगर ये साथ साथ चलाना है, संभव तो है, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत बीच में होता है। या फिर आप वो करिए कि मोबाइल फोन जैसे है, तो मोबाइल फोन आपने सुबह खोल लिया, एक बार शाम को। इसी प्रकार से सुबह के वक्त आने से पहले सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और एक चीज मैं और जरूर कहना चाहूंगा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द प्रीलिम्स, प्लीज डोंट बी अफ्रेड। जितने लोग बैठते हैं उसमें सारे लोग सीरियस नहीं होते, मेनी ऑफ देम आर नॉट सीरियस, सो दोज हु आर एक्चुअली सीरियस दे अल्टीमेटली मेक। तो अगर आप सोच के चले हैं कि आपने क्रैक करना है, देन यू विल डू इट। पर ये मत सोचिए, मतलब इस मामले में मेरा ये मानना है कि 2 पांव पर पैर रखना, 2 नाव पर पैर रखना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु यस, घर के हालात ऐसे कई बार होते हैं कि आपके लिए संभव नहीं होता है। अगर आपने कॉलेज के दौरान पढ़ना भी है, कॉलेज के लास्ट ईयर में जाके मटेरियल कंटेंट इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, नॉलेज ले लीजिए, कंसल्टेशन कर लीजिए। पर दोनों को तैयारी करने में थोड़ी दिक्कत आती है। पर जैसा राठौड़ जी ने कहा है, अगर दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा समय आप दोनों को देना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहूंगा कि इस एग्जामिनेशन के अंदर स्लो एंड स्टेडी जो होगा वो अल्टीमेटली विन करेगा, लेकिन स्पीड बहुत जरूरी है। तो स्पीड के लिए लिख कर ही पॉसिबल है। एक छोटी सी बात और मैं कहता हूं, जो कि मैं करता था, हो सकता है आपको हास्यास्पद बात लगे,
हिंदी और अंग्रेजी का सुलेख मैं प्रतिदिन एक पेज लिखता था। उससे मेरी हैंडराइटिंग जो थी वो बहुत इंप्रूव करी। देखिए एग्जामिनेशन चाहे कुछ कहिए आप, एग्जामिनर जो है कंटेंट पर ही मार्क्स देगा, लेकिन एक फर्स्ट इंप्रेशन हैंडराइटिंग का जरूर जाता। तो अगर आप ये कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छी बात है। सुलेख लिखना शुरू कर दीजिए, अंग्रेजी में भी। यस सर, गिफ्ट कैसा भी हो, अगर उसकी कवरिंग, उसका रैपिंग बहुत सुंदर है दिखने में, देन इट अट्रैक्ट्स द अदर पर्सन, सामने वाले को आकर्षित करता है। तो कम से कम कंटेंट अच्छा ना दे सको तो राइटिंग तो अच्छी कर लो, ये तो आपके हाथ में है, आप हमेशा कर सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि सर ने भी डेली एक ऐसे लिखा है, तो ऐसे राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट है। एंड सर आई वांट टू नो इट वेदर आपने हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया था या इंग्लिश मीडियम में दिया था, क्योंकि आप हिंदी में लिख रहे थे आपने बताया। हाँ नहीं, मैंने इंग्लिश मीडियम। ओके ओके, बट स्टिल आप लिखते ही हिंदी में थे? दोनों में। हाँ, मैं सुलेख तो प्रतिदिन एक पेज हिंदी एक पेज अंग्रेजी, ताकि दोनों की हैंडराइटिंग जो है इंप्रूव करे मेरी। पर मेरा मीडियम था इंग्लिश था। माय मीडियम वाज एब्सोल्युटली इंग्लिश, एंड इन वेदर इन इंटरव्यू और इन मेंस और इन प्रीलिम्स आल्सो। तो आप चाहते तो हिंदी वाला नहीं लिख सकते थे, बट फिर भी आपने लिखा जस्ट टू इम्प्रूव योर राइटिंग एंड हिंदी का पेपर ऐसे उसको अच्छा कर सके। तो आप देखिए कि किस लेवल की मेहनत लोग करते हैं, और पिछली जनरेशन ने भी किया है और इस जनरेशन में भी कोई ना कोई ये काम कर रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप मिस आउट कर रहे हो। तो हार्ड वर्क का तो देखो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ जो इंटेलिजेंट टिप्स हैं जो आपको सर से मिली है उनको भी उपयोग लीजिए, एंड क्रैक योर प्रीलिम्स। बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसे अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। एंड ये बात भी बिल्कुल सही है कि एग्जाम को देने वाले 6 लाख लोगों में से सारे सीरियस नहीं होते हैं। मेरा ये अनुमान है कि लगभग 1 लाख लोग सीरियस होते हैं एग्जाम के लिए, दे आर डेड सीरियस, दे आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल, और वो आपका जेन्युइन कंपटीशन है। वो 1 लाख लोग आपका जेन्युइन कंपटीशन है और उनको आपको बीट करना है। तो उन 1 लाख में से 20,000 में मेंस में पहुंचना आई थिंक डूएबल है। 1/5 इज अ वेरी गुड सिलेक्शन रेशियो, आप उसे 6 लाख में से मत मानिए। ओके, तो इसी के साथ आज हम ये सेशन समाप्त करेंगे। Just before ending this, I think there is one more question that I would like to take up because there are 3-4 new questions. Can I secure my option B or just continue my UPSC preparation? I think आप प्लान बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर आपका इस पे क्या ओपिनियन है, बताइए प्लीज। क्या आप सुझाव देंगे कि someone should go for another job? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा मिस्टर राठौर कि कई लोगों को ये लगता है कि IAS is the only service. Please understand, IAS is only one of the services, and there are at least 15-20 services equally important. आप रेलवे ट्रैफिक सर्विस में आ जाए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ जाए, सारी सर्विसेज उतनी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या एम होना चाहिए किसी सर्विस में आप एंटर कर जाएं, फिर उसके बाद ज्वाइन करिए उस सर्विस को। हर मिनिस्ट्री अब आपको 1 साल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव देने की व्यवस्था है। तो यू गो एंड ज्वाइन, टेक 1 year एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंड देन अपग्रेड योर सर्विस व्हिचएवर यू वांट। तो पहली बात तो ये है कि एम फॉर द मून, बट इफ यू आर शॉर्ट ऑफ मून देन यू ज्वाइन दैट सर्विस, एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट सर्विस के लिए अटेम्प्ट करें। दूसरी बात ये होती है कि हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं हो पाया तो क्या होगा। पहली बात तो ये आप ऐसी भावना लेके चलते ही क्यों, यू विल क्रैक इट। देखिए 3 अटेम्प्ट तो कम से कम आपको जरूर देने चाहिए। इफ आई थिंक नाउ देयर आर अलाउड मेनी अटेम्प्ट्स, इजंट इट, अप टू 4 अटेम्प्ट्स, 6 अटेम्प्ट्स जो है आपको यंगेस्ट जब एज जो होती है उससे लेकर 6 अटेम्प्ट्स, कम से कम मैं तो हमेशा कहूंगा 3-4 अटेम्प्ट तो आदमी को जरूर बैठना चाहिए। आप किसी न किसी सर्विस में जरूर, मेरे कई जूनियर कलीग्स हैं जो पहले 2 अटेम्प्ट में उनको कोई सर्विस नहीं, इसीलिए जाके सीधे आईएएस में आ गए। आई ऑफ कोर्स आई क्रैक्ड इट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार में मैंने क्रैक किया, मेरी डॉटर आल्सो, शी आल्सो क्रैक्ड, बट इट इज नॉट नेसेसरी एंड डोंट लूज हार्ट। तो प्लान बी के जहां तक सवाल आता है, थिंक अबाउट इट ओनली आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स, नॉट बिफोर। Okay, I would just like to add one more point here. अगर आपको लगता है कि यूपीएससी बहुत ही टफ है और समय ज्यादा ले लेगा, एंड इफ यू हैव सम फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज एट होम, तो फिर आप कोई दूसरा एग्जाम तब देखिए जब आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी, ओनली इन दैट कंडीशन, जब आपको अपना घर चलाना है, मम्मी पापा आप पर डिपेंडेंट है, ऐसी अगर सिचुएशन है, देन यू कैन गो फॉर सम बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी, सीजीएल। हालांकि सीजीएल का तो आजकल साइकिल लंबा हो गया है, बट बैंकिंग या बहुत सारे स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें आप ट्राई कीजिए। वहां पर साइकिल छोटा होता है, 6 महीने के अंदर सब कुछ हो जाता है, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, जॉब भी मिल जाएगी आपको विद इन 8-9 मंथ्स, देन यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। इट विल बी डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स वर्किंग एस्पिरेंट के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन कोशिश हमेशा यही करिए कि जब तक आप फ्री है, यानी कि कॉलेज के बाद वो 1 साल आप पूरा दे सकते हैं, उस 1 साल में उसको क्रैक कर दीजिए।
So that would be my advice to you. So with that, we would like to conclude this session for the day. Krishna sir, it was a pleasure to have you on our channel, and we would like to have you over soon again. हम कोई ना कोई टॉपिक पर डिस्कशन करने, आपके वास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आपको जल्दी वापस बुलाएंगे. So please do take out time for us and our subscribers of Pathfinder. Thank you so much, Mr. Rathod. It was a great pleasure interacting with you and with the aspirants. And my best wishes to the aspirants. Definitely you will crack it. If आज से resolve लेकर चलिए कि आपने civil services करना है, you will do it. And remember one thing, when the going gets tough, the tough get going. You are those tough people. Be that tough and you will definitely succeed. So with that, we would like to end this session. Thank you so much everyone for joining.